गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे वो है कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड। ठीक है, तो कार्बन प्रतिरोध क्या है पहले तो ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो भिन्न भिन्न मानों के प्रतिरोध बनाने के लिए बहुत सारे तारों की ज़रूरत होती है, लंबे लंबे तारों की। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करते हैं और जिसमें कार्बन काफ़ी उचित होता है। ठीक है, तो जो प्रतिरोध बनाए जाते हैं वो कार्बन के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो कार्बन प्रतिरोधों के मानों को प्रदर्शित करने के लिए वर्ण कोड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो प्रतिरोध बनाए जा रहे हैं उन पर बार बार लिखने की जगह सीधे कलर की 3-4 पट्टियाँ बना देते हैं, 3 या 4 पट्टियाँ। ठीक है, तो उन पट्टियों का क्या मतलब है वो हम समझेंगे यहाँ। तो प्रतिरोध पर विभिन्न रंगों की 4 पट्टियाँ होती हैं, ए बी सी डी 4 कलर की पट्टियाँ, जिसमें ए बी सी क्या होते हैं, प्रतिरोध के मान को व्यक्त करते हैं। ठीक है, और डी क्या करती है, उसकी सहनशीलता को प्रदर्शित करती है। तो ए बी सी की बात करेंगे तो ए बी सी क्या होते हैं, अलग अलग रंग की पट्टियाँ होती हैं। तो ए का रंग क्या प्रदर्शित करेगा, तो प्रतिरोध का जो भी मान होगा उसका पहला अंक प्रतिरोध का प्रथम सार्थक अंक को प्रदर्शित करता है। बी का रंग क्या प्रदर्शित करेगा, अब वो दूसरा अंक प्रतिरोध के मान का जो भी दूसरा अंक होगा वो प्रतिरोध के द्वितीयक सार्थक अंक को प्रदर्शित करती है। ठीक है, सी का रंग क्या प्रदर्शित करेगा, 10 की घात को व्यक्त करता है कि 10 की घात में कितने आएंगे, उसके साथ गुणा में। डी का रंग क्या करेगा, सहनशीलता को व्यक्त करता है। ठीक है, तो निम्न वाक्य से कार्बन प्रतिरोध का मान याद रख सकते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वो वाक्य क्या है, बी बी रॉय ROY ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। ठीक है, बी बी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। ठीक, तो ये कलरों के नाम हैं। ठीक, बी बी रॉय ठीक, ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। ठीक है, तो ये कलर है ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे एंड वाइट। ठीक है, हिंदी में भी लिखे हुए हैं, काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैगनी, सलेटी, सफ़ेद। ठीक, अब इन रंगों के ए और बी के मान क्या है। अगर इस रंग की पहली पट्टी जो इस रंग की है तो ए का मतलब 0 1 2 3 इसी ऑर्डर में, और दूसरी पट्टी इस रंग की है तो उसका मान भी यही उसी प्रकार से। ठीक, अब सी गुणक क्या होगा, सी गुणक होता है 10 की घात में, यानी तीसरी पट्टी इनमें से जो भी होगी उसके लिए ये यूज़ करेंगे। ठीक, चौथी पट्टी इस कलर की होगी, इनमें से 3 रंग, 2 रंग है, सुनहरा या चांदी, या फिर कोई रंग नहीं, कुछ पट्टी ही नहीं होगी। अगर सुनहरा है तो ±5% की सहनशीलता होगी, यदि चांदी है तो ±10% की सहनशीलता, और कोई रंग नहीं है तो ±20% की सहनशीलता होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। तो ये चीज़ ध्यान रखना किसके लिए क्या है। पहले तो एग्जाम्पल मैंने ले लिया, जैसे यदि किसी प्रतिरोध पर 4 पट्टियाँ कौन कौन सी कलर की आ रही हैं, येलो, वॉयलेट, ब्लू व गोल्ड हैं, तो जो येलो है वो पहली पट्टी है यानी ए को दिखाएगा, वॉयलेट बी को दिखाएगा, ब्लू तीसरी पट्टी सी को दिखाएगा, और चौथी पट्टी गोल्ड है वो डी को दिखाएगा। तो ए का कलर है येलो। अब टेबल में देखो येलो कलर किसका है। ठीक, तो टेबल में ए का मान निकालना, येलो कलर ये रहा, यानी ए का मान 4 है, ए का मान। ठीक, अब दूसरा कलर क्या था, दूसरा कलर है हमारे पास वॉयलेट बी। ठीक है, तो वॉयलेट कलर पर क्या वैल्यू है, वॉयलेट कलर पर 7, तो बी का मान आ गया 7। ठीक, तो बी का मान आ गया 7। और ब्लू नेक्स्ट है सी, ब्लू, तो ब्लू क्या है, फिर से देखो ब्लू, तो ब्लू ये रहा, तो इसका लिए सी का मान आएगा 10⁶। सी पर है 6 पर है तो 10⁶ हो गया। तो ये सारे मान रख दिए हमने 10⁶। और गोल्ड के लिए डी का मान होता है ±5%। ठीक, तो प्रतिरोध क्या हो गया, ये संख्यात्मक अंक पहला, ये दूसरा गुणा 10 की घात 6, तो पहला अंक दूसरा अंक गुणा 10 की घात 6, और सहनशीलता ±5% ओम। ठीक है, तो ये प्रतिरोध का मान हो गया। ठीक, तो ये ध्यान रखना, इस तरीके से हम निकालते हैं। अगर आपको मान दिया तो आप रंग भी बता सकते हो। तो इसके क्वेश्चन नंबर अंकित पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 का मैं 5th करा रहा हूँ, बाकी आपको खुद से करने हैं। जो 75 है, 75 क्वेश्चन देखो, कार्बन प्रतिरोधों पर अंकित बैंडों का क्रम निम्नवत है, प्रत्येक दशा में प्रतिरोध का मान तथा सहनशीलता, विश्वसनीयता भी बोल सकते हैं, विश्वसनीयता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैंने लास्ट वाला ले लिया, बाकी सारे अपने आप करने, सब एक जैसे ही हैं। तो रेड, ब्लैक, ऑरेंज, सिल्वर, तो वो मैंने लिख दिया।
रेड, ब्लैक, ऑरेंज, सिल्वर। ठीक, तो ये पहली पट्टी लाल रंग की जो कि ए को दिखाएगी, दूसरी बी को दिखाएगी, तीसरी सी को, चौथी डी को। तो रेड कलर के लिए ए का मान क्या होगा रेड कलर के लिए, तो टेबल में फिर से देखेंगे। रेड कलर के लिए ये रहा, ए का मान होगा 2 रेड कलर के लिए। ठीक, ऐसे ही बाकी सब कलरों के लिए चेक कर लेंगे हम। तो यहाँ हम बाकी कलरों के लिए देखेंगे, बी ब्लैक के लिए बी 0 होगा, ऑरेंज सी के लिए 10⁻³ होगा, तीसरा है ना सी, इसलिए सिल्वर डी वो होगा ±10, चांदी के लिए ±10% होता है। तो ये सारे मान आ गए, तो मान होगा 20 × 10⁻3, 20 × 10⁻3 ±10%, तो ये ओम में आ जाएगा आंसर। ठीक, तो ये होगी इसकी सहनशीलता 10% की। ठीक है, तो पूरा प्रतिरोध का मान आ जाएगा। ठीक, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। जो क्वेश्चन नंबर 76 है ये रहा। ठीक है, एक कार्बन प्रतिरोध 74 किलो ओम का है। इस पर बैंड के रंगों का क्रम क्या है। ठीक है, इस बार रंगों का क्रम निकालें, हमें बस प्रतिरोध दे दिया। ठीक, तो सब 74 किलो ओम, ये है 74 किलो ओम। तो हमने किलो का मान रख दिया 10⁻³ ओम। अब यहाँ प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, इसका मतलब चौथे रंग की पट्टी है ही नहीं है। ठीक, तो पहला अंक ए दिखाएगा, दूसरा अंक बी दिखाएगा और 10⁻³ सी दिखाएगा। तो बैंडों का रंगों का क्रम A7 B4 सी बराबर क्या है 10⁻³ डी, कोई रंग नहीं था तो कोई रंग के लिए क्या होता है ±20%। ठीक, तो कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम ±20% कोई रंग नहीं होता, वो कुछ लिखा नहीं होता, तो वॉयलेट, येलो, ऑरेंज और कोई रंग नहीं। ठीक, तो ये हो गया इसका आंसर। स्टूडेंट इस चैप्टर में इतने, इसके जितने भी न्यूमेरिकल रह रहे हैं वो सब कंप्लीट कर लेना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारा चैप्टर नंबर 6, किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। ठीक है, तो अब आते हैं इसमें सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है, एक चीज़ और मैं बता दूं है, सेल क्या होता है। सेल एक ऐसी युक्ति होती है या ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, तो उसमें काफ़ी वैद्युत अवगट्टे भी होते हैं, आयन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, जो फ्लो भी होते हैं। ठीक है, तो खासकर अगर वैद्युत अपघट्ट है तो वैद्युत अपघट्टे के द्वारा जो आयन बने उनसे करंट फ्लो होता है। ठीक है, सेलों में। तो बात कर रहे हैं हम सेल के विद्युत वाहक बल की, तो इसको बोलते हैं EMF ऑफ सेल, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो ये है क्या, तो एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा या सेल द्वारा किया गया कार्य भी बोल सकते हैं, को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ई से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी परिपथ में Q कूलाम आवेश प्रवाहित होने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा या किया गया कार्य W जूल है, तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा, E = W/Q। मात्रा क्या होगा, जूल पर कूलाम या वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गया सेल का विद्युत वाहक बल। अब बात करें टर्मिनल विभवांतर क्या होता है। बिल्कुल सेम यही है, बस फर्क सिर्फ इतना है, ये किन्हीं दो परिपथ के किन्हीं भी दो बिंदु के बीच होता है और ये सेल के लिए होता है। ठीक, तो किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच Q आवेश प्रवाहित करने में W' कार्य करना पड़े, मैंने W' जान के लिखा है ताकि इससे अलग लगे, वरना W/Q भी लिख सकते हैं, वो भी सही है, लेकिन ये दो बिंदुओं के बीच होगा, ये पूरे सेल का है। ठीक, W' कार्य करना पड़े तो इन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर क्या होगा, V = W'/Q। ठीक, एक उदाहरण ले लेते हैं, इसको और अच्छे से समझेंगे। मान लो 3 प्रतिरोध हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उसको इस सेल से जोड़ दिया, तो सेल के प्लस टर्मिनल से धारा जाएगी और परिपथ से होते हुए नेगेटिव टर्मिनल पर आएगी, और सेल के अंदर जो धारा है वो कहाँ से जाएगी, अंदर माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की ओर धारा होती है, अंदर की जो दिशा है। ठीक है, सेल के अंदर धारा की दिशा माइनस से प्लस के अंदर होती है। ठीक है, प्लस की ओर। तो ये चीज़, तो इसका जो सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो सभी सेलों के पर यानी टर्मिनल विभव के रूप में आ जाएगा, V1 V2 V3। मान लो इसके द्वारा जो भी आवेश गया उस आवेश से, ठीक है, पहले प्रतिरोध पे जो कार्य हुआ W1, दूसरे पे W2 और W3। ठीक है, तो इसके द्वारा जो भी कूलाम आवेश को
क्योंकि कूलम आवेश को घुमाने में जो भी कार्य होगा वो इन तीनों में किए गए कार्य के बराबर होगा, यानी W = W1 + W2 + W3। मैंने इसको Q से डिवाइड कर दिया, तो जो भी इसके अंदर आवेश प्रवाहित हुआ W/Q = तो तीनों के नीचे कर देंगे Q को डिवाइड, तो W/Q क्या हो गया, इसमें बहने वाली इसमें Q आवेश को बहने में जो भी कार्य किया गया है वो Q/W। W/Q क्या हो जाएगा, इसका सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक, देख पा रहे होंगे आप सेल का विद्युत वाहक बल, और ये इसके तीनों के नीचे लिख दिए, तो अलग अलग इसमें जो भी विभवांतर बनेगा वो आ जाएगा W/Q, W2/Q, W3/Q, तो V1 + V2 + V3। तो सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो क्या होगा, अलग अलग टर्मिनल विभवांतर के अलग अलग परिपथ में जो भी अलग अलग टर्मिनल विभवांतर होंगे बिंदुओं के बीच में, ठीक है, या अलग अलग उपकरणों पर जो भी विभवांतर यूजर है उन सभी के योग के बराबर होगा। ठीक, तो ये चीज़ें आते हैं न्यूमेरिकल्स पर। इसके 2 न्यूमेरिकल्स मैंने कर दिए हैं, ठीक है, अच्छे से समझना इनको। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं न्यूमेरिकल्स के। कह रहे हैं कि किसी विद्युत परिपथ में 3 एम्पेयर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने में, एम्पेयर की धारा आई दे दिया आपको, टी दे दिया 5 मिनट तक प्रवाहित करने में 1350 जूल कार्य करना पड़ता है, तो W दे दिया, ठीक है, जूल में। परिपथ के स्रोत का विद्युत वाहक बल क्या है, तो E का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले फॉर्मूले पे जो वैल्यू दी है E 3 एम्पियर, T 5 मिनट यानी 5 × 60 सेंटीमीटर, वर्क 1340 जूल, ठीक है। तो E हमें निकालना है विद्युत वाहक बल, वैसे E जानते हैं हम W/Q, ठीक है, लेकिन हमारे पास Q नहीं है, लेकिन IT है, तो Q बराबर क्या होता है IT, तो IT रख दिया हमने। W पता है, I पता है, T पता है, तीनों के मान हमने यहाँ रख दिए, ठीक, सबके मान, ठीक, मान रखते ही इसको सॉल्व किया तो आ गया 3/2 यानी 1.5 वोल्ट। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया 1.5 वोल्ट, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की ओर। जो सेकंड क्वेश्चन है इसका, किसी तार के सिरों पर 12 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है। तो ध्यान रखना तार के सिरों पर, तो इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनल विभवांतर है, ठीक है। तो 12 वोल्ट लेंगे टर्मिनल विभवांतर, ये सेल का EMF नहीं है, तो सेल बोलते, लेकिन सेल नहीं बोला, तो ये टर्मिनल विभवांतर है। तो V = 12 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ किया जाता है 900 जूल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कितना आवेश तार से होकर बहना चाहिए, यानी तार में कितनी ऊर्जा वह हो रही है 900 जूल की, तो कितना आवेश बहना चाहिए Q, ये हमें निकालना है। तो W हमें पता है, Q निकालना है। ये इस आवेश के बहने में 1 मिनट का समय लगे, तो T ले लेंगे हम 1 मिनट यानी 60 सेकंड। तो तार में बहने वाली विद्युत धारा I का मान निकालना होगा, का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो ये चीज़ हमें करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है वो कह रहा है V 12 वोल्ट है, W 900 जूल है, ये दोनों वैल्यू हमें दे रखी हैं। Q हमें निकालना है और I भी हमें निकालना है, ठीक। तो V = W/Q हमें पता है, टर्मिनल वहाँ तरह V हमें पता है 12 वोल्ट, W 900 वोल्ट, Q निकालना है, तो Q = 900/12 भाग करके आ गया 75, ठीक। वैसे ही हमें I नहीं पता, I निकालना है, लेकिन जो आवेश प्रवाहित हुआ वो 1 मिनट के लिए हुआ, तो 60 सेकंड आ गया। Q बराबर IT फॉर्मूला लगेंगे, I = Q/T, Q अभी निकाला, T 1 मिनट यानी 60 सेकंड, तो इसको डिवाइड किया 1.25, ठीक है, तो 1.25 एम्पियर में आ गया, ठीक। स्टूडेंट्स, जो इससे पहले चैप्टर है उसमें काफ़ी न्यूमेरिकल्स हैं करने के लिए, ठीक है, जो आपको खुद से करने हैं। अगर कोई न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है तो मुझसे पूछिए, ठीक है। बाकी जितना आप खुद से करके देखोगे तो उतना ही बेनिफिट होगा, ठीक। तो प्रैक्टिस में बहुत आ जाएंगे, तो क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज़्यादा 75 है, तो जितने ज़्यादा खुद से कर पाओगे तो उतना ही आपको इसका प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही।